दिखाऊंगी जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। असम और देश के कई बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट में विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो इटली के मिलान शहर की है। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ये कहा है कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी जो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए इटली को दंगों की आग में जला रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग मिलान शहर की सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। मिलान इटली का फैशन कैपिटल, वर्ल्ड का फैशन कैपिटल के तौर पर जाना चाहता है। विश्व भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं फैशन को समझने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहां पर इस शहर की हालत देखिए। शहर की सड़कों पर इकट्ठा हुए इन लोगों ने पुलिस पर स्मोक बॉम्ब्स और पत्थरों से हमला कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की है। पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाएंगे। इस वक्त यूरोप के देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर बटे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इजराइल क्या करेगा और क्या फिलिस्तीन की आड़ में हमास जैसे आतंकवादी संगठन को भी अब मान्यता मिल रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं कि फ्रांस और सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो एक दिन का शिखर सम्मेलन बुलाया, उसमें इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान निकालने के लिए टू नेशन सिद्धांत को लागू कराया जा रहा है। उसका मतलब यह होगा कि इजराइल भी एक होगा और फिलिस्तीन भी एक देश के तौर पर माना जाएगा। देखिए, इस ग्राफिक से आप समझेंगे, ये तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ग्राफिक से आप समझेंगे कि पिछले 48 घंटों में इन देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। कौन कौन से वो देश है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले जो नए देश हैं, वो आपको दिखाते हैं। इनमें फ्रांस है, ब्रिटेन जैसे देश भी हैं जो इस मुद्दे पर अब तक इजराइल और अमेरिका का साथ देते थे। नेटो, याद रखिए, वही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो देशों ने यूरोप और अमेरिका के साथ बनाया हुआ है, उसमें अमेरिका उनके साथ है। लेकिन अब इनमें से कई देश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, किसको मान्यता दे रहे हैं? वो दे रहे हैं फिलिस्तीन को मान्यता। ये आप संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की खाली सीट को देख सकते हैं, जिसमें हम आपको इधर के देश भी दिखा रहे हैं जिन्होंने मान्यता दिया है। उसमें फ्रांस, माल्टा, लक्जमबर्ग, अंडोरा, ये तमाम देश शामिल हैं। अब ये बताता है कि ये 48 घंटे में अगर ये 8 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं तो ये क्या किसी दबाव में दे रहे हैं? ये आप फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों का विरोध कौन कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में अटैक का मजाक बता रहा है। इजराइल बार बार याद दिखाता है और इसी वजह से यूएन में इजराइल की एक खाली सीट, ये आप संयुक्त राष्ट्र में यूएन में इजराइल की खाली सीट को देख सकते हैं। इजराइल ने इस सीट को यह कहते हुए खाली छोड़ा है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सभी देश 7 अक्टूबर 2023 को, आपको याद होगा, इजराइल में जब लोग एक पर्व मना रहे थे तो वहां पर किस तरह की आतंकवादी घटना की गई थी। यह कह रहा है इजराइल की 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए आतंकवादी हमले का ये मजाक बन रहा है और ये हमास जैसे आतंकी संगठन के लिए एक इनाम की तरह है कि उनके मंसूबे कामयाब हुए हैं और फिलिस्तीन को मान्यता उन 8 देशों की तरफ से दी गई है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं, जिनमें से लगभग 75% यानी 147 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे दिया है।
तो मान्यता जिन देशों ने दी है वो हमने आपके लिए हरे में किया है, मान्यता नहीं दी है उनको हमने लाल में किया है, और जो पेंडिंग है जिनके लिए मामले, मतलब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, वैसे बहुत कम देश हैं, बेल्जियम उसमें शामिल है जो एकमात्र नीले में आपको देश दिख रहा है। लेकिन किस किस ने मान्यता नहीं दी है? अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। वैसे ही अब आप देखिए, ये जो बहुत बड़ा हिस्सा था ना, यहां पर जो ऐसे देश थे जो मान्यता अब तक नहीं दे रहे थे, आप सोचिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे तमाम देश अब मान्यता की बात करें, फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया है। इनमें हमारा देश भारत भी शामिल है, जो दुनिया के उन पहले देशों में से एक था जिसने साल 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। तो ये आप देख रहे हैं। अब इसको आप जब देखते हैं तो सऊदी अरब जैसे देश, ये सारे देश जो यहाँ के हैं वो तो मान्यता दे ही रहे, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, फ्रांस, यूरोप के ये देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है, बेल्जियम के है पेंडिंग है, नॉर्वे ने दे दिया है, अमेरिका सिर्फ नहीं दे रहा, कनाडा ने दे दिया है, मेक्सिको ने दे दिया है, ब्राजील ने दे दिया है, इसी के साथ चीन ने दे दिया है, रूस ने दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया है। हरे वाले जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए। इस हिस्से से शुरू करते हैं जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो कनाडा ने मान्यता दे दी है, मेक्सिको ने मान्यता दे दी है, अमेरिका इजराइल का आलाई है वहां पर इस जंग में, तो अमेरिका ने नहीं दी है, लेकिन इसी के साथ साथ ब्राजील ने मान्यता दे दी है। अब इस हिस्से में जब आप आएंगे तो यहीं पर पहले चेंज था, इसको एकदम जूम इन कीजिए थोड़ा, तभी दिखेगा। ये छोटे छोटे देश जो यूरोप के हैं, उसमें ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है, उसमें फ्रांस ने मान्यता दे दी है, पुर्तगाल ने मान्यता दे दी है, साउथ अफ्रीका इस हिस्से में आप देख रहे हैं, नॉर्वे ने मान्यता दे दी है, बेल्जियम का अभी भी केस पेंडिंग है। ऐसे कई देश हैं लेकिन जो अभी भी मान्यता नहीं दे रहे हैं, और पोलैंड से लेकर तमाम ऐसे देश हैं। अब देखिए, रशिया ने मान्यता दे दी है, चीन ने मान्यता दे दी है, भारत ने बहुत ही पहले मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब ने मान्यता दे दी है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी मान्यता दे दी है। तो अब तक यूरोप और नाटो के कई देश ने फिलिस्तीन पर अमेरिका के रुख का समर्थन किया था, लेकिन अब यही देश अमेरिका से खुद को अलग कर रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि नेटो जो देश है, जो नेटो देश है, उनमें कौन कौन से देश अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और कौन से देश उसके खिलाफ है। तो सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता देने में नहीं देने वाला अगर अमेरिका है, लेकिन ये नेटो देश आप देखिए, ब्रिटेन ने मान्यता दे दी, तुर्की ने मान्यता दे दी, स्पेन ने मान्यता दे दी, स्लोवेनिया ने मान्यता दे दी, रोमानिया ने मान्यता दे दी। इस हिस्से में एक बार जूम इन कर लेंगे तो आप हमारे दर्शक देख पाएंगे। यहां पर है, पुर्तगाल में मान्यता दे दी है, नॉर्वे ने मान्यता दे दी है, नॉर्थ मैसेडोनिया ने मान्यता दे दी है, नहीं दी है, और नीदरलैंड्स, ये दो देश हैं जो अभी भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब इसमें आइए, ये वाले हिस्से में तो नेटो देश में ही मॉन्टेनीग्रो ने दे दी है, लग्जमबर्ग ने दे दी है, लेकिन लिथुआनिया और लातविया ने नहीं दी है मान्यता। इटली ने नहीं दी, और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी को इस तरह के विरोध का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इटली में जबरदस्त दबाव है उन पर कि फ्रांस ने दे दिया है, ब्रिटेन ने दे दिया है, स्पेन ने दे दिया है, ये तमाम यूरोपीय देश दे चुके हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे ही देखिए, इटली के बाद मान्यता देने वाले दो देश हंगरी और आइसलैंड है। ग्रीस ने नहीं दी है, जर्मनी ने नहीं दी है। इन तमाम देशों में विरोध हो रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, और वैसे ही फ्रांस ने ये मान्यता दे दी है। और ऐसे में फ्रांस, जो बड़े बड़े देश हैं, ताकतवर देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन सभी देशों ने मान्यता दे दी है। नेटो के ही देश जिन्होंने मान्यता नहीं दी है, 4 एक साथ 5 हम आपको दिखा रहे हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, इन्होंने नहीं दी है मान्यता। कनाडा ने दे दी है, बुल्गारिया ने दे दी है, बेल्जियम में पेंडिंग है, जैसा हमने आपको बड़े मैप पर भी दिखाया था, अल्बानिया ने दे दी है, स्वीडन ने दे दी है, पोलैंड ने भी दे दी है। तो ये तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने मान्यता दे दी, और ये सभी नेटो देश हैं जो मिलकर अमेरिका के साथ सैन्य शक्ति में नेटो में शामिल हैं। और नेटो का सिद्धांत क्या है कि किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। नेटो मुल्क मिलकर लड़ेंगे, ये मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए थी एक वक्त पर रशिया के खिलाफ, लेकिन अब इन्हीं देशों के बीच में आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के नाम पर कैसे बंटवारा हो रहा है। इन्हीं देशों में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें आप लाल रंग में देख पाएंगे, ये वो देश है जिन्होंने फिलिस्तीन की आड़ में हमास को मान्यता दी है और हमास को सही ठहराया है। और यही चिंता की बात है जिस पर अब हम आना चाहते हैं, क्योंकि ईरान हमास को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है, तुर्की हमास को आतंकी संगठन मानता ही नहीं है, कतर हमास को आर्थिक मदद दे रहा है, राजनीतिक शरण दे रहा है, वहां के हमास के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं।
पाकिस्तान हमास आतंकियों को सम्मानित कर चुका है। लेबनान हूती विद्रोही भी हमास के साथ है। सूडान हमास को वैचारिक समर्थन देता है और इजिप्ट कई बार हमास का समर्थन कर चुका है। हालांकि हाल के युद्ध में अभी आप देखेंगे तो खुलकर ये तमाम देश जंग में तो शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन समर्थन तो देते हैं। अब यह सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि फिलिस्तीन को एक देश माना जाएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या अभी ऐसा करने से हमास के आतंकवाद को डिस्काउंट मिल रहा है? क्या उसको इस बात पर एक तरह से सफाई, ब्लू टिक, ग्रीन टिक जिसको आप कह सकते हैं, वो मिल रही है? आज पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गाजा में इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार कर रही है और कई लोग ये मानते हैं कि लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हमले में आम जो निर्दोष लोग हैं फिलिस्तीन के, वो भी निशाने पर आ रहे हैं और वहां पर महिलाओं को, बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि इन हालात के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद हमास है। अगर हमास के आतंकवादी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला नहीं करते, उन्हें गोलियों से नहीं भूनते, उन्हें यहूदी होने के लिए जान से नहीं मारते, तो आज भी हमास इजराइल के 48 लोगों को बंधक बनाकर नहीं रखता, तो गाजा की स्थिति कभी नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि हमास चाहता है कि यह मामला इसी तरह से टकराव का बना रहे और उसका अस्तित्व जिंदा रहे, वरना गाजा के लोगों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो उन पर बीत रही है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है और उसको लेकर भी लोगों का समर्थन एक जगह पर सही है। लेकिन सवाल तो हमास पर है और हमास को मिल रहे समर्थन पर है। गाजा में इजराइल की सेना तभी आई जब हमास ने 7 अक्टूबर को उस पर हमला किया और इसके बाद यहूदियों को मौत, इस्लामिक जिहाद के नाम पर यहूदियों को मारा और इसको बड़ी जीत बताया। लेकिन आज पूरी दुनिया में इजराइल को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये युद्ध उसी ने शुरू किया, हमास की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजा के वो निर्दोष और मासूम बच्चे हैं। गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है, अंदर की कहानी बताने की हिम्मत कितने लोग करेंगे? गाजा के ये वो निर्दोष और मासूम बच्चे हैं जो हमास के आतंकवाद के कारण इजराइल के हमलों का असली सितम झेल रहे हैं और हमास के वो बड़े बड़े नेता जिन्होंने युद्ध में गाजा को झोंक दिया है। इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, दिल दहलाने वाली ये गाजा की तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर इनको युद्ध में झोंक कर जो हमास के नेता बड़े बड़ी जगहों पर, आलिशान जगहों पर, दूसरे देशों में एक आरामशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? गाजा के इन बच्चों और लोगों के इस हालात के लिए हमास ही जिम्मेदार है, जिसने जिहाद के नाम पर पहले यहूदियों की हत्याएं करवाई और फिर गाजा के लोगों को मरते हुए देखकर भी इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसी वजह से इजराइल लगातार ये अटैक्स कर रहा है। किसी भी देश पर और किसी भी देश के मासूम लोगों पर होने वाला कोई भी हमला सही नहीं ठहराया जा सकता। और उस नजरिए से देखिए तो अगर गाजा में मासूम लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उन पर ये हमले हो रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं हो सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ बार बार हर मंच से कहा है कि आतंकवाद पर दोहरी नीति अपनाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि ये युद्ध का काल नहीं है और अगर आज मासूम लोग गाजा में मर रहे हैं तो पूरी दुनिया को अपनी आंखें इस पूरी घटना के जड़ तक और इस बीमारी तक ले जानी चाहिए। हमास ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने जिहाद के लिए गाजा के इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि ये बात गाजा के लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल कहता है कि जो हमारे लोगों को बंधक बनाया उनको छोड़ो, लेकिन आखिर इसके लिए क्यों हमास राजी नहीं है? आज गाजा पट्टी दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहां 95% से ज्यादा आबादी के पास पीने के लिए साफ और पर्याप्त पानी नहीं है। कल्पना कीजिए छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं पर क्या हो रहा है। वहां हर साल लगभग 15% मौतें गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं। ये हालत देखिए। गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की इसी प्यास को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने 900 करोड़ रुपए खर्च करके गाजा पट्टी में 48 किलोमीटर लंबी एक वाटर पाइपलाइन बिछाई थी। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक लंबी वाटर पाइपलाइन बिछाई थी जिसमें पानी की आपूर्ति इजराइल को करनी थी और इससे गाजा पट्टी के 7 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होता, पानी मिलता। लेकिन हमास के आतंकियों ने क्या किया, वीडियो देखिए। इस पाइपलाइन को खोदकर उनसे रॉकेट्स और मिसाइलें बना लिए।
काट काट कर उन पाइप्स को मिसाइलें बनाए और गाजा के लोगों को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इन तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि सबकी पूरी आप एक तरह से कह लीजिए उनका फोकस जो है वो इस वक्त इजराइल को विलेन बनाने में है। लेकिन फिलिस्तीन का कैसे भला हो, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कैसे हमास वहां पर बर्बादी कर रहा है, इस पर कोई चर्चा को तैयार नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन का नाम गूंज रहा है, लेकिन कोई भी हमास की बात नहीं करता, जिसके कारण गाजा के लोग इतनी बुरी मौत मर रहे हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें हमास के आतंकवादियों ने 3 लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधी, उन्हें गोलियों से भून दिया। इन लोगों पर यह आरोप था कि इजराइल की सेना के संपर्क में थे और जब इन लोगों को मारा गया तो वहां धार्मिक नारे भी लगाए गए। الذين خانوا الوطن وخانوا شعبهم وخانوا قضيتهم ووضعوا ايديهم بايدي الاحتلال من اجل قتل ابناء شعبهم. هؤلاء المتخابرين الله اكبر الله اكبر. العميل الكبير رامي حلمي والعميل الكبير احمد جنديه والكبير العميل. तो फिलिस्तीन के लोग यह आरोप लगाकर कि वो इजराइल के लिए मुखबिरी कर रहे हैं, इस तरह के धार्मिक नारे लगाकर सरेआम लोगों के सामने उन्हें मारा गया। आज हम यही कहना चाहते हैं कि इस मामले में फिलिस्तीन के लोगों का कोई जुर्म नहीं है। उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। लेकिन यहां दुनिया को यह भी समझना होगा कि फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल से ज्यादा सबसे बड़ा दुश्मन हमास है, जिसके कारण आज गाजा पर इजराइल की सेना के ये हमले हो रहे हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये कहा है कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता देना हमास को एक इनाम देने जैसा है। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. आज अगर हमास को उसके आतंकवाद के लिए डिस्काउंट मिल रहा है, रियायत मिल रही है, तो उसका बड़ा कारण यही है कि दुनिया का हर देश कहता तो यह है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों के साथ एकजुट है। लेकिन हकीकत में यही देश आतंकवाद को अपने एक खास चश्मे से देखते हैं। और इस बात को आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उदाहरण से समझ सकते हैं, जो न्यूयॉर्क में 8 मुस्लिम देशों के साथ एक सम्मेलन कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इनमें कौन कौन से देश है। और हम आपको ये खबर आज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्या आप मानेंगे कि इन राष्ट्राध्यक्षों में कई सारे ऐसे हैं जो पूर्व आतंकवादी हैं और यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। इनमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, जॉर्डन है, कई अलग अलग जो देश हैं। उनमें आप देखिए 8 मुस्लिम देशों संग जो ट्रंप ये सम्मेलन करेंगे, सऊदी अरब, कतर, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये तमाम देश हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें पाकिस्तान खुद एक ऐसा देश है जो अपने देश में आतंकवादियों की एक नहीं बल्कि कई दुकानें खोलकर बैठा है और उन्हें पूरी मदद देता है। और क्या अमेरिका ये नहीं जानता है कि पाकिस्तान में ही ओसामा बिन लादेन को भी उन्होंने मारा था? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने आज ही कहा है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं है। आप विरोधाभास देखिए, एक आतंकवाद पर कितने रुख रखते हैं ये देश। कतर पर भी आरोप है कि उसने साल 2023 तक पिछले 11 सालों में हमास को 15,875 करोड़ रुपए की फंडिंग दी, जिनमें से 60% ऐसे पैसे से हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियार खरीदे।
इजिप्ट पर भी कई बार आरोप लगे कि उसने हमास का समर्थन किया। और सोचिए, इन सारे मुस्लिम देशों के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन में यह तय होगा कि कैसे गाजा से शांति लाई जाएगी और कैसे गाजा में पुनर्निर्माण शुरू होगा। लेकिन सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर हमास खत्म ही नहीं होगा और ये मुस्लिम देश खुद हमास का समर्थन करते रहेंगे तो गाजा में हालात कैसे सामान्य हो सकते हैं। और एक बड़ा विरोधाभास तो यह भी है जिसकी बात मैं पहले कर रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शामिल होने के बाद सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी मिलने वाले हैं। और ये वही अहमद अल शरा हैं जिन्हें पहले अमेरिका और खुद संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ था। आपके सामने है, स्टॉप दिस टेररिस्ट, इन्हीं के लिए कहा गया था। और इन पर $10 मिलियन यानी 88 करोड़ रुपए का इनाम था। लेकिन आज ये सूट बूट पहनकर इसी अमेरिका में पधारे हुए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इनसे मुलाकात करने वाले हैं। और यहां आपको अमेरिका के इस दोहरे चरित्र को भी देखना चाहिए कि वो फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अपने देश का वीजा नहीं देता और इसके बाद महमूद अब्बास वर्चुअल तरीके से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के विशेष सत्र में भाषण देते हैं। लेकिन इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी रहे अहमद अल शरा को अमेरिका वीजा भी दे देता है और राष्ट्रपति ट्रंप उनसे मिलने के लिए राजी भी हो जाते हैं। देखिए, وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة واحدة غير مسلحة وقانونا واحدا وقوات أمن شرعية واحدة ونؤكد إدانتنا لجرائم الاحتلال كما ندين قتل وأسر المدنيين بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر 2023। CIA के पूर्व डायरेक्टर डेविड पेट्रायस ने भी सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा का एक इंटरव्यू किया और उनसे यह पूछा कि 20 साल पहले वो इराक में अलकायदा के आतंकवादी थे, लेकिन आज वो सीरिया के राष्ट्रपति कैसे बन गए और ऐसा कैसे संभव हो गया कि आज वो उसी अमेरिका में है जिसने उन पर एक वक्त पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था। सुनिए। As you know, Mr. President, I spent over 37 years in the U.S. Army, and I was a soldier, not a diplomat. So I hope you'll forgive me if I speak with the directness of the old soldier that I am as I get the first question out of the way. Because the fact is that we were on different sides when I was commanding the surge in Iraq. You were, of course, detained by U.S. forces for some 5 years, including, again, when I was the 4-star there. And here you are now as the president of Syria, which your forces liberated from the murderous Bashar al-Assad regime to participate in your first UN General Assembly as the president of your country. Earlier this year, you met the President of the United States among many other world leaders. Please help us understand how you got from Al-Qaeda in Iraq 20 years ago to where you are today, Syria's head of state on stage in New York City. أهلا وسهلا. I welcome you. هو جيد إنه كنا في وقت من الأوقات في It is good that at a ميدان time الحرب we were وانتقلنا in the إلى combat and then we now moved to the discourse. نعم We سيدي. moved from war to discourse. What's important, the intent was clear when it comes down to protecting and defending people and defending human rights, the women, the children from all the injustice that was taking place in the region. Perhaps there were some mistakes. Sometimes in a person's journey there are some mistakes, but what's important is to focus on defending people from the threats that they face, especially from the instability that could take place in any region. Our commitment to that line is what brought us here today to the place we're in, sitting here among allies and friends. इससे पता ये चलता है कि आज आतंकवाद को हर देश अपने हिसाब से तय करने में लगा हुआ है और इसी उलझन ने आतंकवाद को लेजिटिमाइज यानी मान्यता दिलाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ ये बताती हूँ। अमेरिका और इजराइल हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन हमास कहता है कि वो एक राजनीतिक पार्टी है जिसने साल 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव लड़ा था। इसी तरह आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में शामिल है, जबकि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। आप देखिए
ये दुनिया कैसे इस वक्त चल रही है। उत्तरी यमन पर हूती का कब्जा है और वहां हूती के लड़ाकों की सरकार है, लेकिन ये भी असल में एक आतंकवादी संगठन ही है। अफगानिस्तान, याद होगा जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वहां पर अब तालिबान की सरकार है और तालिबान को भी कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। और यही तालिबान को हटाने के लिए एक वक्त पर अमेरिका, रशियन आर्मी सब वहां पर थे और फिर पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान को सौंप कर ये सारे वहां से निकल गए। और आज महिलाओं के साथ वहां पर जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया का भी आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम अब खुद को एक राजनीतिक पार्टी बताता है और सीरिया में एक राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। लेकिन हकीकत यह है कि हाफिज सईद भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी इसलिए खुद को एक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश कर पाते हैं क्योंकि कुछ देश अपने निजी हितों के लिए इनकी मदद करते हैं, इनको पालते हैं, इनको पोसते हैं और वहां पर खूब मदद मिलती है और इनको बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पेश किया जाता है। जैसे साल 2022 में भारत ने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और लश्कर तैयबा के डेप्टी चीफ शाहिद महमूद को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चाइना ने वीटो का इस्तेमाल करके इन आतंकवादियों को बचा लिया था और बाद में इसी तलहा सईद ने पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा और यह अब नेता बन गया है। आज बड़ा सवाल यही है कि अगर आतंकवादी नेता बन जाएंगे, राजनीतिक पार्टियों की आड़ लेकर छिप जाएंगे, पश्चिमी देश उन्हें मान्यता देंगे, उनको अमेरिका बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप उनसे बातचीत करेंगे, तो दुनिया आतंकवाद से कैसे लड़ेगी और कैसे ये आतंकवाद खत्म होगा। हालांकि इन तमाम विरोधाभास के बीच भारत की मोदी डॉक्ट्रिन पूरी तरह स्पष्ट है और हमने आतंकवाद को बुरे और अच्छे आतंकवाद में नहीं बांटा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद से लेकर फिलिस्तीन में हमास के आतंक की बार बार आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये ऐलान किया है कि भारत एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की तस्वीरें देखिए, खिलाफ 20 सालों तक युद्ध लड़ा तालिबान के खिलाफ और बाद में इसी तालिबान को अमेरिका की सेना पूरे अफगानिस्तान को सत्ता सौंपकर वापस लौट गई। और अब सीरिया को लेकर भी अमेरिका यही कर रहा है। याद होगा एक वक्त पर इराक को लेकर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एक पूरे देश पर कैसे अमेरिका टूट पड़ा था, लेकिन ना तो इराक बचा और ना वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बचा। किसी तरह से सालों की बर्बादी के बाद इराक अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की ये तस्वीर देखिए जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सीरिया के भूतपूर्व आतंकवादी और मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा से बातें कर रहे हैं। वहां पर चर्चा बड़ी अच्छी होती होगी, एक दूसरे की जुबान भी समझ में आती होगी क्योंकि खून का खेल खेलने वाले